दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों, अभी हम देखेंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, चाहे आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं, या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या दिल्ली पुलिस या एसएससी, ये अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे। अभी वार्षिकी जो है, जो कि सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक सारे करेंट इसमें अपडेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे फटाफट 100 क्वेश्चंस, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? बताइए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये दोस्तों जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें यानी 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था। क्या थीम था? तो ये था दोस्तों नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये जो है गोवा। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो ये है चेन्नई, तमिलनाडु। भारत का पहला एआई स्कूल शांतगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? रतन टाटा। योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? आंसर 508 508। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो ये है 1 से 12वीं तक। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? तो बिहार संग्रहालय, पटना। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? अमेज़न इंडिया ने। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? अमेज़न इंडिया ने। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? तो वेद वन पार्क कहाँ खोला गया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? रामनाथ कोविंद जी ने। सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? सूरत, गुजरात में। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने अंशुमन झिंगरन। रिश्वतरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? ओएनजीसी। पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2023 से। तो ऑलरेडी ये लागू हो चुका है दोस्तों। उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की? तो कोई भाषा को जो है संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की। किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? तो एटीएम से भी पानी निकालिए। ये है दिल्ली सरकार ने शुरुआत की है। चलिए, अच्छा इनिशिएटिव है। आगे देखिए, ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? मध्य प्रदेश में। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली
ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बेंगलुरु। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में। ठीक है, पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया? राजस्थान। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखिए। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया? मुंबई में। तो मैकडॉनल्ड्स ने मुंबई शहर में पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया। नेक्स्ट, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना? कौन बना है दोस्तों? तो ये जो है इंदौर मध्य प्रदेश में है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? बिहार। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लिसा लॉन्च किया? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी की है? गुजरात। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया? सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? तो ये जो है तेलंगाना में। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत जो है तेलंगाना में शुरू किया गया। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण, बिहार में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की? ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, तमिलनाडु ने। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं ऑयल इंडिया लिमिटेड वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया? तो कौन सी कंपनी है जिसको 13वीं महारत्न का दर्जा मिला है? वो है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? मणिपुर में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? परमिंदर चोपड़ा।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? बेंगलुरु में। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है दोस्तों? तो ये है HDFC बैंक। भारत का देखिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक HDFC बैंक। केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? ओप्पो इंडिया। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी, जो पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये विमानन कंपनी इंडिगो। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक केनरा बैंक। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? IIT कानपुर। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? IIT कानपुर। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? झारखंड ने। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? तो झारखंड में। अभी देखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यूज। किस संबंधित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्वाकबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? तो ये जो है ऑपरेशन डक हंट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? तो ये जो है UAE। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये है फ्रांस। फ्रांस ने क्या किया? अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाई विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? ब्रिटेन ने। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? तो हमारे देश के माननीय PM नरेंद्र मोदी जी। इंटरनेशनल एमी डायरेक्ट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है बैंकॉक, थाईलैंड में। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? पेरू। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश UAE। देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो ये है अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए AI के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई? UK में, यूनाइटेड किंगडम। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड।
जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? सिंगापुर। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो है सिंगापुर के पास। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अबू धाबी। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अबू धाबी। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? तो ये जो है एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये जो है न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मियोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? फिलीपींस में। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मियोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? आंसर फिलीपींस। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो ये फ्रांस। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो फ्रांस जो है। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल बुलाक। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल बुलाक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसिस सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? आंसर नॉर्वे। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? सारा। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? सारा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? चीन ने। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? चीन। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये जो है उत्तराखंड में। अभी देखेंगे दोस्तों खेल कूद से। दोस्तों आपको अगर वीडियो जो है फास्ट रिवीजन करना है तो आप जो है सेटिंग में जा कर के जो स्पीड होता है नॉर्मल जहाँ लिखा होगा उसको क्लिक करके वहाँ से आप स्पीड अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे खेलकूद। प्रश्न संख्या 81। किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? मोहन बगान सुपर जायंट्स। किस देश ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 का खिताब जीता? मोहन बगान सुपर जायंट्स। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता? तो अपना प्यारा देश भारत। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना हॉकी 5S एशिया कप जीता? तो अपना देश भारत। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बॉय कौन है भाई? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंस्टाग्राम पर
600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता? ये जो है स्पेन ने। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता? स्पेन। वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहेला बेंजीना, मोरक्को की। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहेला बेंजीना, मोरक्को। विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी, उत्तराखंड के। विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी, उत्तराखंड। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स है वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम समता एकेडमी और टेलीग्राम चैनल है वो भी समता एकेडमी के नाम से है, समता एकेडमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से पूछे गए प्रश्न। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये करंट अफेयर। देखिए, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्धविलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? तो ये है सम्राट पेंगुइन। ब्रिटिश आर्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्धविलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? तो ये है सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 33%। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया उत्तर प्रदेश ने। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये पेरू ने। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये पेरू ने। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ का फरवरी में एग्ज़ाम है और आपका जो है जून में लगभग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 प्रीलिम्स का। तो यूपी वाले अपने यूपी के क्वेश्चन पे भी ध्यान दें और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं पूरे देश की वो तो पता होना चाहिए।
पहली जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? भिवंडी, महाराष्ट्र। दोस्तों अभी फटाफट 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके आगे देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप। फिर से डिटेल में देखेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ जो है महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म। लाइफ का देखिए, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसी प्रकार गोवर्धन का देखिए, गाल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गोवर्धन का जो है गाल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। PM प्रणाम, PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। PM विकास, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान मिस्टी योजना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगाइल इनकम्स। पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। भारत श्री, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। LGD लैब ग्रोन डायमंड्स। जैम जनधन आधार मोबाइल। अभी देखिए दोस्तों 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव त्यौहार कौन से महीने में और प्लेस यानी स्थल? आदि पेरक्कू उत्सव अगस्त के महीने में ये जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। पुस्तकालय महोत्सव अगस्त में नई दिल्ली में। इसी प्रकार बोनालू, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हैदराबाद, तेलंगाना में। मंथ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका फेस्टिवल और कौन से प्लेस में, कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो बोनालू त्यौहार हैदराबाद, तेलंगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चचिन ग्रेजिंग महोत्सव ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चिखल कालो उत्सव ये जून में गोवा में। वितत्सा महोत्सव जम्मू कश्मीर में। हेमिस महोत्सव ये जो है लद्दाख में। हेमिस या हमिस दोनों सही हैं। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर। लेवेंडर महोत्सव ये भी कई एग्जाम में पूछा गया था। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। बिहान मेला कुंद जनजाति के द्वारा मनाया जाता है उड़ीसा में। बिहान मेला जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। मोनलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में। माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में मनाया जाता है। गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, इस बार मार्च 2023 में सेलिब्रेट किया गया। भूमचू महोत्सव मार्च 2023 में सिक्किम में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में। काला घोड़ा महोत्सव ये दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार फरवरी 2023 में मनाया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आदि महोत्सव फरवरी 2023 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में 11 से 19 फरवरी। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये जो है 14वां संस्करण, ये फरवरी 2023 में मनाया गया बीकानेर राजस्थान में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, फरवरी 2023 में सेलिब्रेट किया गया। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में। तो ये भी जो है कई बार पूछा गया, डबल स्टार।
तोरग्या उत्सव जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद यानी गुजरात में जनवरी 2023 में। मेला माघी जनवरी 2023 पंजाब में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में मनाया गया। अवतार महोत्सव राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। स्वर धरोहर महोत्सव ये दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में। इसको लगाइए डबल स्टार। हॉर्नबिल महोत्सव कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, नागालैंड में। चाहे आप दोस्तों किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, चाहे बैंक का दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हो या यूपी कांस्टेबल दे रहे हो, दिल्ली कांस्टेबल दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये जो है करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। को आप जो है स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सेलिब्रेट किया गया नवंबर 2022 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वांगला महोत्सव मेघालय में। अमर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? डबल स्टार मणिपुर में। सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में। पहलगाम पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। नुआखाई ये भी कई बार पूछा गया है, डबल स्टार। उमंग लीला महोत्सव क्या है? सुगम्भ लीला महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। बथुकम्मा फूल उत्सव ये भी बहुत बार पूछा गया है, डबल स्टार। बथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में। अभी दोस्तों देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा पॉइंट बृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। बृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। पहला पॉइंट महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख यानी 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। दूसरा PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। तीसरा है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। हरित विकास चौथा पॉइंट देखिए, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल 45.03 कुल जो है 45.03 लाख करोड़ यानी देखिए 45,03,097 करोड़ का जो है बजट 45.03 लाख करोड़ या 45,03,097 करोड़ का बजट इस बार का कुल प्राप्तियां होने का जो अनुमान है, जितना बजट है इतना ही है 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां यानी रिवेन्यू रिसिप्ट जो है आपका 26,32,281 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट्स 18,70,816 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 45,03,097 करोड़
जिसमें राजस्व यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 35,02,136 करोड़। पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये देखिए ये जो है 10,09,61 करोड़ जो है। विभिन्न घाटा 2023-24 का बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.9% यानी कुल जो है 17,86,816 करोड़। इसी प्रकार देखिए राजस्व घाटा रिवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 2.9% यानी कुल जो है 8,69,855 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7% यानी कुल 4,99,867 करोड़। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का 2.3% यानी 7,06,845 करोड़ जो है प्राइमरी डेफिसिट। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 4,99,867 करोड़, जो कि पूरे जीडीपी का जो है 1.7% है प्रभावी राजस्व घाटा। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% यानी 4.5% लाने का लक्ष्य यानी टारगेट रखा है। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17,86,816 करोड़ 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। अभी देखिए रुपया कहाँ से आता है? रूपी कम्स फ्रॉम। तो बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद उधार यानी कि बोरोविंग्स, अन्य देयताएं। बजट 2023-24 के जो है शीर्ष कितने मद हैं? 6 मद हैं। उधार यानी बोरोविंग्स और अन्य देयताएं, यह है 34%। माल और सेवा कर यानी जीएसटी, ये है 17%। निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स, ये है 15%। आयकर यानी इनकम टैक्स 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 7%। सीमा शुल्क ये है 4%। रुपया कहाँ जाता है? रुपीज़ गोज़ टू। तो 2023-24 के शीर्ष 6 मद। ब्याज अदायगी सबसे ज़्यादा जो है ब्याज में पैसा चला जाता है 20%। देखिए करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा ये है 18%। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना इसमें 17%। वित्त आयोग और अन्य अंतराल इस पर जो है 9% खर्च। रक्षा यानी कि डिफेंस पर 8% खर्च होता है। तो बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि सप्तर्षि यानी 7 प्राथमिकताएं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए पहला जो है समावेशी विकास, दूसरा जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना और पांचवा है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति और एक है वित्तीय क्षेत्र जो अंतिम है 7वां। ठीक है,
कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक यानी मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है, मजबूत बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 यानी 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 यानी 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, अभी देखते हैं, पहली प्राथमिकता हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे प्राथमिकता दूसरी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना है। ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक जो सुविधाएं हैं वो पहुँचे, इसके लिए प्राथमिकता जो दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुँच बनाना। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में देखते हैं इसको। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये देखिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया करने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया। भारत साझा पुरालेख निधान भारतश्री, यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटल करके इसमें स्थापित
किया जाएगा। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। प्राथमिकता जो तीसरी है वो है अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बड़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50% ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आय ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। चौथी जो प्राथमिकता है वो है सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण 3 जो है शुरू किया जाएगा। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। MSME बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजिलॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया और 3400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। अभी हम देखेंगे दोस्तों, जो प्राथमिकता 5वीं है हरित विकास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो है डबल स्टार लगा लीजिए आप। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया। जैसे पूछ देगा लाइफ योजना किससे संबंधित है, तो ये जो है हरित विकास पर्यावरण से संबंधित है, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण यानी क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत
हरित ऋण यानी क्रेडिट कार्यक्रम को जो है अधिसूचित किया जाएगा। पीएम प्रणाम योजना देखिए, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन यानी गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। प्राथमिकता जो 6वीं है वो कौन सी है देखिए, वो है युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। देखिए दोस्तों, पर्यटन चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में हमारे वीडियो काफ़ी लाभदायक होंगे, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समता एकेडमी ख़ास तौर से अभी जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश PCS या उत्तर प्रदेश RO ARO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वे चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है सिर्फ 15 to 16 वीडियो में जो है आपको RO ARO में 50+ नंबर स्कोर आप करेंगे हमारे वीडियो से। बाकी सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। जो 7वीं प्राथमिकता है वो देखिए वित्तीय क्षेत्र की है। चलिए देखते हैं दोस्तों। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFFC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी।
कंपनियों के त्वरित रिस्पॉन्स के लिए एक केंद्रीय डेटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्देशित सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं जो निम्न है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं जो है बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 यानी 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। ठीक है, जो गरीबों के खाते नहीं थे उनके भी खाते खोले गए। तो इससे जो है काफ़ी योगदान होगा, क्योंकि उनकी जो बचत थी अब जो है वो इन्वेस्ट होगा। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे जो है व्यापार, उससे जो है उद्योग, हर चीज़ बढ़ते हैं। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर, PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण जो है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई। ठीक है, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। देखते हैं वार्षिक आय और कर की दर जो है। यदि इनकम आपकी वार्षिक देखिए 0 से 3 लाख तो शून्य है, 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए है तो 10% टैक्स। इसी प्रकार 9 से 12 लाख है तो 15% और 12 से 15 लाख है तो जो है 20% टैक्स। 15 लाख से ऊपर 30%। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य, पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च जो टॉप 4 में है। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन इस पे जो है 70,000 करोड़, मनरेगा पर जो है 60,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान पर जो है 60,000 करोड़। तो ये है बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च, जिनमें जो है टॉप 4 यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए, बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय वो कौन कौन से हैं देखिए। परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास और शिक्षा जो है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बजट 2023-24 के तहत
विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च जो टॉप 5 है वो देखते हैं। तो रक्षा मंत्रालय सबसे ज़्यादा खर्च जो है रक्षा मंत्रालय पे है, देखिए 5.94 लाख करोड़। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.70 लाख करोड़। तो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आप दे दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया गया या सबसे ज़्यादा बजट खर्च एलोकेट किया गया है, ठीक है, आवंटन किया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन मान लीजिए रक्षा मंत्रालय, दूसरा सड़क परिवहन और राज मंत्रालय, तीसरा रेल और चौथा मान लीजिए उपभोक्ता मामले। तो आपको याद रहेगा तो आप इजीली टिक कर सकते हैं कि यस, रक्षा मंत्रालय के ऊपर सबसे ज़्यादा बजट है 5.94 लाख करोड़। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं, तो इसे जो है ध्यान से पढ़िए। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य जो है, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का जो टारगेट है सरकार का, यह है 2023 तक। WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का जो टारगेट है ये कब तक का है, 2023। उर्वरक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है 2023। ब्रॉडगेज रोड को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना, ये टारगेट है 2023। अभी देखिए, कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का जो लक्ष्य है वो है 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराना घर, पहले ये टारगेट 2022 था, अब जो है इसको 2024 कर दिया गया है और बढ़ाया गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वो है 2024। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये टारगेट है 2024 तक कि हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति हो। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का जो टारगेट है 2025 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का जो टारगेट है 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य है वो है 2025 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, ये टारगेट है सरकार का 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य यानी टारगेट 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, यह टारगेट 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का टारगेट है 2030 तक, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का जो टारगेट है 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए जो है काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी खतरनाक है, ठीक है, और हमारे ओजोन के लिए भी। तो टारगेट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना है, टारगेट है 2047 तक, ठीक है। अभी देखिए, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है ये है 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य ये है 2047 तक, क्योंकि ज़्यादातर जो हम पानी वाले जहाज़ हैं यानी जो शिप हैं जो भारतीय नौसेना में यूज होती है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, रसिया से, अमेरिका से, अब तो भारत में ही बना रहे हैं लेकिन रसिया से, अमेरिका से ज़्यादातर खरीदते हैं। तो हमें इसमें आत्मनिर्भरता हासिल करना है और टारगेट है हमारा 2047 तक।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो है 2050 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो है 2070 तक। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23। इकतीस जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार इम्पोर्टेंट क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनका नाम वी अनंत नागेश्वरन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नोट 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया। 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा पेश किया गया। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। अभी हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। वित्तीय वर्ष जीडीपी में वृद्धि, राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है वो देखेंगे। 2021-22 का अंतिम अनुमान जीडीपी में जो है 8.7% वृद्धि और घाटा जो है 6.7%। इसी प्रकार 2022-23 का जो पहला अग्रिम अनुमान 7% जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 6.4%। 2023-24 में अनुमानित है जीडीपी में वृद्धि 6 से 6.8% की वृद्धि। अभी हम देखेंगे विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा। स्रोत देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 विभिन्न राष्ट्र और लक्षित वर्ष। भारत 2070 तक, चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब 2060 तक, तुर्की जो है 2053 तक, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली 2050 तक, और साउथ अफ्रीका भी है 2050 और ऑस्ट्रेलिया भी, ठीक है, 2050 तक। इसके बाद देखिए जर्मनी जो है 2045 तक। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर 2021-22 में वृद्धि, 2022-23 में वृद्धि देखेंगे। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र में 2021-22 में 3%, 2022-23 में वृद्धि जो है 3.5%। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में देखिए ये 10.3%, 2022-23 में 4.1% वृद्धि। सेवाएं यानी सर्विस सेक्टर 2021-22 में वृद्धि 8.4%, 2022-23 में जो है 9.1%। देखिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो प्रतिशत है 2020-21 में कितना है, 9.2। वहीं 2022-23 में जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% जो है, ठीक है। जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रतिशत में, तो 2022-23 में जो है 7%, वहीं 2023-24 में जो है 6 से 6.8%। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, बिलियन डॉलर में है ये मार्च अंत तक का,
तो 2022-23 तक जो है 563, जबकि 2021-22 में जो है विदेशी मुद्रा भंडार 607 यानी $607 बिलियन था, तो इसमें कमी आई है। चलिए आगे देखते हैं। 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्र में भारत का स्थान। चलिए देखते हैं कि विभिन्न सेक्टर में भारत का जो है क्या स्थान रहा। वैक्सीन निर्माण में भारत पहले स्थान पे, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहले स्थान पे, दुग्ध उत्पादन में भारत जो है फर्स्ट पोजीशन, पहला स्थान पे, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का पोजीशन दूसरा यानी सेकंड, मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत का जो है पोजीशन दूसरा यानी सेकंड, अंडा उत्पादन में तीसरा पोजीशन, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा, फार्मास्यूटिकल और फार्मा उद्योग में तीसरा पोजीशन, तीसरा स्थान, यात्री गाड़ियों के निर्माण में जो भारत का चौथा स्थान, रेलवे नेटवर्क में भारत का चौथा स्थान, विदेशी मुद्रा भंडार मामले में भारत का छठा स्थान, विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां स्थान, मांस के उत्पादन में भारत का 8वां स्थान, विश्व व्यापार के सेवा आयात में भारत का जो है 10वां स्थान। आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड जो पॉइंट है वो देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल 12 अध्यायों में बांटकर दिया गया है। तो अध्याय 1 में क्या है देखते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 पूर्ण सुधार जो है, तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आय के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान, विभिन्न एजेंसियां और उनके विकास दर देखेंगे कि कौन सी एजेंसी जो है भारत का विकास दर कितना बताई। ठीक है, चलिए देखते हैं। एडबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से भारत की विकास दर जो है वित्त वर्ष 2023 में 7%, मूडी के हिसाब से 7%, फिच रेटिंग के हिसाब से 7%, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 6.9%। वहीं आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के अनुसार जो है भारत का विकास दर 6.8%, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके हिसाब से भारत का जो वित्तीय वर्ष में 2023 में विकास दर 6.8%, एसबीआई इसके हिसाब से 6.8%, ओईसीडी के हिसाब से भारत का विकास दर 6.6%। नोट देखिए, इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया है। क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 2, भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशावादी तथा जो है विश्वसनीय। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नज़र आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई है। अब तीसरा अध्याय देखिए, किससे रिलेटेड है। राजकोषीय विकास राजस्व सुधार से संबंधित है। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में दमदार वृद्धि से संभव हुई है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। ठीक है, चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात को एक दायरे में रखना संभव
हो पाएगा। मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात जीएनपीए घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% पर पहुंचा। भारत ने वित्त वर्ष 2023 अप्रैल दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। 5वां अध्याय क्या है? कीमतें और मुद्रास्फीति, नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जो निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। 6ठा अध्याय क्या है? देखिए, सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर आईएमआर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई। चार जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि यूएनडीपी के बहुआयामी गरीब सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर आए। वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। एक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। 7वां अध्याय देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में 29% की कमी ही हो जाएगी। जब गैर जीवाश्म ईंधन का जो प्रोडक्शन है वो 500 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। इससे क्या होगा, 2014-15 की तुलना में 2029-30 तक जो उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन, उसमें 29% की कमी हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा।
पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए, इन्हें मजबूत किया जा रहा है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,240 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक 1,024 मिलियन टन, उसके बाद मध्य प्रदेश 609 मिलियन टन का स्थान है। ठीक है, तो जहां पर वन ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रकृति के लिए पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए कार्बन स्टॉक यहाँ पर कहाँ पे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी देखिए आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं। दोस्तों ये जो है आर्थिक समीक्षा 2022 कब तक, अगस्त के अनुसार, लेकिन अब जो है टाइगर रिजर्व की संख्या जो है 53 नहीं, बल्कि अब जो है भारत में 55 जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब भारत में जो है कुल कितने जो है टाइगर रिजर्व हैं, 55 है। जो 54वां टाइगर रिजर्व है, यानी 54 जो टाइगर रिजर्व है, 54 जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका राजस्थान में। 54 हम ऐसे लिख देते हैं, टाइगर रिजर्व, ये है आपका कहाँ पे, राजस्थान, यानी RJ लिख दिया, समझ जाइए। राजस्थान के जो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, कौन सा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है 54वां है देश का। इसी प्रकार जो है 55 यानी 55वां कौन सा है टाइगर रिजर्व, तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 7वां हो जाएगा, और भारत का 55वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, वीरांगना जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये है 55वां। तो अभी अपडेटेड याद रखिए कि भारत में 55 जो है टोटल टाइगर रिजर्व है, और सबसे अंत में कौन जुड़ा, तो ये है मध्य प्रदेश का तो 7वां है, लेकिन भारत का 55वां टाइगर रिजर्व नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद हो जाएगा ना, आप कितने हैं, आप जो है 55 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहते हैं। देश के 17 जो टाइगर रिजर्व हैं CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं, और 2 अंतर्राष्ट्रीय जो है TX2 पुरस्कार मिल चुका है।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। अध्याय जो है अब 8 देखिए, कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। ये देखिए कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखिए 3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में 3% की वृद्धि देखी गई। दो 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ, रबी समेत 22 फसलों के लिए MSP दिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र की ये क्या है 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1998 में किया गया। कई बार ये पूछा गया है। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया। तीसरे अग्रिम अनुमान 21-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहले के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का जो है 20% है। तो भारत जो है मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहा है। श्री अन्न योजना इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए 2021 में सहकारिता मंत्रालय की भी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में अनाज जो है उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण प्रथम की शुरुआत हुई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है।
जो चरण 7वां है ये अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। तो जो राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना है ई नाम, इसके तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। अध्याय 9 जो कि उद्योग अस्थायी विकास से संबंधित है। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया। भारत विश्व की सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है। के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 4 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में FDI $180 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में $699 मिलियन हो गया है। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ बड़ा वैक्सीन निर्माता है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। करेक्ट। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ साथ 24 उपक्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए PLI योजना अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। अध्याय 10 सेवाएं शक्ति का स्रोत। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है और वित्त वर्ष 21-22 में भारत का सेवा निर्यात $254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% से बढ़कर 74% कर दिया गया है। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। इसमें 11वां अध्याय है वैदेशिक क्षेत्र सतर्क और आशावान। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात $332.8 बिलियन रहा। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात $551.7 बिलियन रहा। चलिए देखिए दोस्तों, अभी भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया
आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ। इससे पहले भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुआ या प्रभावी हुआ। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूद प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2022 के अवधि के लिए चालू खाता घाटा GDP का 3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 के अवधि के लिए चालू खाता शेष GDP का 4.4% दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक था। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण $610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण $478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण $131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अध्याय 12 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए की 89,151 परियोजनाएं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वर्षों वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। अगस्त 2021 में शुरू हुए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई थी। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लक्ष्य क्षमता 40 गीगावाट है। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान 17.2 लाख विद्युत का गीगावाट और विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा जो हिस्सा है थर्मल का 59.1%, द्वितीय जो है सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा 27.5% और तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा जो है हाइड्रो का 11.7% का है। 22 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 2023 अक्टूबर 2022 तक 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई ये कितनी है? 14,850 किलोमीटर। भारत में जलमार्गों की कुल लंबाई 14,850 किलोमीटर। तो अभी हम देख रहे हैं 2023 में जो महत्वपूर्ण लोगों के निधन हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। ओमन चांडी। ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, गूफी पेंटर, महाभारत के शकुनी मामा के किरदार के रूप में पहचाने जाने वाले इम्तियाज़ अहमद, JNU के पूर्व प्रोफेसर एवं समाजशास्त्री, ग्लेंडा जैक्सन ब्रिटिश सांसद एवं पूर्व अभिनेत्री, 2 बार अकादमी पुरस्कार विजेता हैं ये। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन BRC के पूर्व निदेशक, तारिक फ़तह
पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनाडाई लेखक पामेला चोपड़ा, भारतीय पशुर गायक डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य रहे थे। सलीम दुर्रानी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, आगे देखिए, अमौ हाजी, दुनिया के सबसे गंदे आदमी ईरानी, इनका भी निधन हो गया है। तो ये सभी जो है ऑलरेडी ओबिचुरी न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं। अभी देखिए, जमशेद जे ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया नाम से ये फेमस है। श्याम शरण नेगी जी, स्वतंत्र भारत के ये पहले मतदाता जिनका निधन हो गया। कनक रेले, मोहिनीअट्टम की प्रतिपादक। ललिता लाजमी, प्रसिद्ध चित्रकार। जावेद खान अमरोही, प्रसिद्ध अभिनेता। साबिर अली, भारत के आयरन मैन नाम से प्रसिद्ध। रहमान राही, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। सतीश कौशिक, प्रसिद्ध जो है अभिनेता। मीर बरकत अली खान, हैदराबाद के अंतिम निजाम। मीर बरकत अली खान, हैदराबाद के अंतिम निज़ाम। नीलमणि फुकन, असमिया भाषा के लिए इनको जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2021 में। लाल डॉक्टर बाल कृष्ण विठल दास दोषी, प्रसिद्ध वास्तुकार एवं 2021 में इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। परवेज मुशर्रफ जो है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। तो दोस्तों, काफ़ी वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने जो है सबसे पहले 100 इम्पोर्टेंट जो जीके थे वन लाइनर वो कवर किए। इसके बाद हमने स्पोर्ट्स देखा, यानी खेल से संबंधित। हमने बजट देखा, आर्थिक समीक्षा देखा, और 2023 में महत्वपूर्ण लोगों के जो निधन से संबंधित ओबिचुरी न्यूज़ देखा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है समता अकेडमी, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त होते हैं। आपको नोटिफिकेशन भी वीडियो के मिलते हैं। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।